And good morning. Today we will study next chapter 9, life in the temperate grassland. Okay, so you will concentrate on the book. So today we will study types of grassland. जस्ट एज फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अगर फॉरेस्ट को डिफाइन करना है तो आप बताएंगे कि हाँ जहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं पौधे हैं वो क्या है, वो फॉरेस्ट है, यानी वहाँ का मेन वेजिटेशन ट्री होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो वो फॉरेस्ट होता है। ऐसे तो ग्रासलैंड है यानी लैंड पर बस ग्रासेस होना, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर वन ग्रासलैंड जो है ना वो टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड्स ग्रासलैंड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि दो बड़ी कैटेगरीज में वर्ड की ग्रासलैंड को डिवाइड किया गया है। और वो फर्स्ट जो है ना वो आपका टेम्परेट रीजन में पाया जाने वाला वो जो होता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, और वो ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। यानी दो तरह के दो ब्रॉड कैटेगरी ग्रासलैंड की बताई गई है। ये ग्रासलैंड बहुत छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स भी होते हैं, यानी इनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी लंबी भी होती है, ऐसे भी प्लेसेस हैं, ठीक है। तो यानी कि दो ब्रॉड कैटेगरी आपकी है, कौन कौन सी, एक फर्स्ट है जो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है और दूसरा है ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला। द टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रोथ हियर ग्रेटली डिपेंड ऑन द वर्ल्ड। यहाँ पर उस तरह के पौधे मतलब ग्रोथ करते हैं जो वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ के सोइल में, मतलब अपना क्या कहते हैं कि एडजस्ट करना, या ये कहिए कि उस सोइल में, उस क्लाइमेट में जो डिपेंड करते हैं, जो रह सकते हैं इस तरह के वो पौधे वहाँ पे वो पौधे निकलते हैं उस ग्रासलैंड में। एज क्लाइमेट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। और क्लाइमेट का ना इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्रासलैंड को फॉर्मेशन करने में, ठीक है ना। ग्रासलैंड के डेवलपमेंट में कहिए, ग्रासलैंड के ग्रोथ में कहिए, क्लाइमेट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो जो टू टाइप्स ऑफ जो ग्रासलैंड है उसमें टेम्परेट रीजन हमें पाए जाने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वो हमारा जो टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाला टेम्परेट ग्रासलैंड है वो क्या है, द प्रेयरीज। ओके, तो प्रेयरीज जो है ना, ये प्रेयरीज जो एक ग्रासलैंड का ही नाम प्रेयरीज है, और द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन आर द प्रेयरीज। जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ग्रासलैंड होता है उसे प्रेयरीज के नाम से हम जानते हैं। इट इज़ द रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग ऑफ हिली लैंड, ठीक है ना। ये जो लैंड होता है वो स्लोप लैंड है, और क्या कहते हैं फ्लैट रीजन है और हिली लैंड है, ठीक है ना। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेयरीज वेयर ट्रीलेस बट नियर द लो laying plant flanking river valleys, woodlands can be found. Tall grasses up to 2 meters height dominate the landscape. It is actually a sea of grass. यानी यहाँ पे जो ग्रासलैंड जो प्रेयरीज जो है ना बताया जा रहा है कि प्रेयरीज किस टाइप का है, तो प्रेयरीज जो है वो ट्रीलेस तो होता है, ये आपको बताइए कि ग्रासलैंड मतलब कि क्या, जो घास का बिल्कुल लैंड, जो ऐसा लैंड जो वहाँ पे बस केवल ग्रासेज हो, तो ट्रीज लेस तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ की जो रिवर उसमें फ्लो होती है, और कुछ वुडलैंड्स हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन और यहाँ की जो ग्रासेज होती हैं उनकी जो बहुत ही टॉल ग्रासेज हैं अप टू 2 मीटर्स, यानी कि हाइट लगभग की 2 मीटर्स की हाइट होती है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली ए सी ऑफ ग्रास, और ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल सी ऑफ ग्रास लगते हैं, यानी कि ग्रास का सी। देखिए यहाँ पे, देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे सी ऑफ ग्रास भी बोलते हैं। यानी आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रासलैंड है जिसे सी ऑफ ग्रास के नाम से जानते हैं, तो विच टाइप ऑफ ग्रासलैंड, तो आप कौन से ग्रासलैंड को बताएंगे, द प्रेयरीज। ओके, सो नेक्स्ट द प्रेयरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन, और ये वेस्ट के साइड रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है। इसके मतलब कहने का मतलब है कि वेस्ट साइड में इसके रॉकी माउंटेन है, ग्रेट लैक्स हैं इस साइड में इसके ग्रेट लैक्स हैं, और वेस्ट साइड में रॉकी माउंटेन है। इसके कुछ पार्ट्स नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। यू कैन सी दैट द प्रेयरीज कवर पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट में भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, और पार्ट्स ऑफ कनाडा, और इसके कुछ पार्ट्स कनाडा में भी क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। द यूएसए के द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिबल्टीज ऑफ मिसिसिपी, और इसके यूएसए में जो एरिया पड़ता है ना वो मिसिसिपी जो रिवर है उसकी बहुत सारी ट्रिबल्टीज रिवर है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। व्हाट इज़ द ट्रिबल्टीज, जो सहायक नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी सी नदी में आकर के मिलती है, जो छोटी छोटी जो नदियाँ बनती, मैंने आपको फिगर ही बनाया था कि बड़ा सा बीच से एक नदी बह रही है, और उसमें छोटे छोटे जो ट्रिबल्टीज रिवर हैं जो आकर के मिलती हैं, जो छोटी सहायक नदियाँ होती हैं उन्हीं को ट्रिबल्टीज बोलते हैं। ओके, यानी मिसिसिपी की बहुत सारी ट्रिबल्टीज हैं जो क्या करती हैं,
कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाई द ट्रिबल्टीज ऑफ स्केचवेन रिवर्स, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मिसिसिपी में बहुत सारी, मिसिसिपी की भी ट्रिबल्टीज है, लेकिन आपको कनाडा की भी एक रिवर है जिसमें इसकी भी बहुत सारी रिवर इसको ड्रेंड करती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, द ग्रासलैंड ऑफ प्रेयरीज वर, आप देखेंगे ग्रासलैंड ऑफ प्रेयरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन। यहाँ का जो प्रेयरीज है वो, ये ग्रासलैंड जो है ना, वहाँ पे कुछ लोगों के होम भी हुआ करते, जैसे जो नेटिव अमेरिकन होते थे जिन्हें रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, वो क्या उन्हें, जैसे कि आपको बताया जाएगा, जो नेटिव अमेरिकन थे उन्हें रेड इंडियन के नाम से भी जानते थे। और ये जो है ना, इनके बहुत सारी, ये अपने होम को भी यहाँ बना करके रहते थे। और द प्रेरीज वर होम ऑफ द अदर, इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे अदर ट्राइब्स भी हैं। ट्राइब्स मैंने बताया था, तो दो जो आकर के बसते हैं, जो ट्राइब्स क्या कहते हैं, जातियाँ होती हैं। तो वो जो प्रेयरीज जो है ना, आपको प्रेयरीज में यानी अदर ट्राइब्स में, यानी अदर भी ट्राइब्स में आपको जनजातियाँ भी मिलेंगी, जैसे कि कुछ नाम बताए गए हैं, द अपाची, द क्रो, द क्रीज, द पाउनी, यानी कि इस तरह ये सारे जितने भी नाम आपको दिए गए हैं, ये सब याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से ट्राइब्स हैं जो प्रेरीज में अपने होम बनाते हैं, कौन कौन। और रेड इंडियंस जो हैं, अमेरिकन नेटिव्स, अमेरिकन नेटिव्स के जो होम्स थे वो कहाँ पे थे। तो प्रेरीज में आपको मैंने बताया यहाँ पे, द ग्रासलैंड ऑफ द प्रेरीज वर होम ऑफ नेटिव अमेरिकन ऑफ्टन कॉल्ड रेड इंडियंस, यानी जो नेटिव अमेरिकन थे जो प्रेरीज में अपने होम को बना कर रखते थे उन्हें रेड इंडियन कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर ट्राइब्स भी हैं जो प्रेरीज में पाए जाते हैं, जैसे कि क्या हो गए, द पास अपाचे हो गए, द क्रो, द क्रीज, द पॉनी। ओके, सो नेक्स्ट, यहाँ पे आप मैप में भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देखेंगे यूनाइटेड स्टेट में ये प्रेयरीज है ना, ये पूरा एरिया प्रेयरीज का है। इसके वेस्ट में रॉकी माउंटेन है, और आपको बताया गया कि ईस्ट में इसके बहुत सारे ग्रेट लैक्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, फ्लोरा एंड फना। व्हाट इज़ द फ्लोरा एंड व्हाट इज़ द फना। तो फ्लोरा यानी जो भी प्लांट है ना, जो वेजिटेशन होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। और वहाँ पे जो पाए जाने वाली उस रीजन में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम फना बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, यहाँ प्रेयरीज में ना बहुत सारी ट्रीलेस होता है, यानी कि बिल्कुल सी ऑफ ग्रास है तो ट्रीलेस है, लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं जो पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे विलोज हो गया, एल्डर्स हो गए, पॉपुलर्स हो गए, ये सारे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल, और यहाँ के जो प्लेसेस है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के, लगभग 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करते हैं, यानी यहाँ 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। एंड सटेबल फॉर फार्मिंग, और जो यहाँ के फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ की सॉइल भी जो फर्टाइल है। द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मैज क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटोज है, सोयाबीन है, कॉटन है। अल्फ़ा इज़ आल्सो ग्रोन, अल्फ़ा एक ऐसा फूड मतलब क्रॉप है जो काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है। ओके, सो ये सारी मेजर क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होती हैं। एंड एरियाज वेयर रेनफॉल वेरी फर्टाइल और अनइरेबल ग्रासेज आर सॉल्ट एंड स्प्रेसेस, यानी कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, वहाँ की ग्रासेज भी हैं, सॉल्ट होती हैं। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर द कैटल रियरिंग, और ये एरिया जो होता है ना कैटल रियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे कैटल रियरिंग होता है, यानी पशुपालन कह सकते हैं। लार्ज कैटल फॉर्म कार्ड रैंचेज आर लुक्ड आफ्टर, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो कैटल फॉर्म्स पाए जाते हैं उन्हें रैंचेज के नाम से जाना जाता है। कैटल फार्म मतलब जहाँ पे बहुत सारे कैटल्स को पाला जाता है, बहुत सारे कैटल्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप, और लुक्ड आफ्टर बाय द मेन कॉल्ड काउ बॉयज़ और बाइसन जो है ना, यहाँ की एक यहाँ के मतलब अमेरिकन ये क्या है, बफेलोज है, ठीक है ना, इसको बाइसन के नाम से पाया जाना जाता है। यहाँ का इम्पोर्टेंट एनिमल है इस रीजन का। ओके, सो नेक्स्ट अब हम यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ द विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इन दिस रीजन। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो समर्स में ना मतलब समर्स में बहुत गर्मी होती है और विंटर्स में बहुत ठंडी होती है। समर्स में यहाँ के जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर जो मतलब 20 डिग्री सेल्सियस होता है और -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है विंटर में। ओके, सो यहाँ पे ना एक जैसे कि कोई बैरियर तो बना नहीं है, बैरियर है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो चिनूक यहाँ का एक लोकल विंड चलता है, ठीक है। चिनूक इज ए हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड देयर फॉर राइज द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि कुछ बहुत
बहुत कम टाइम के लिए टेम्परेचर जो होता है वो राइज करता है। और चिनूक यहाँ का एक हॉट विंड है जो विंटर में चलता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट ऐसे हैं कि यहाँ का चिनूक के वजह से क्या होता है कि जो यहाँ की जो मतलब जो बर्फ़ जम जाती है ना, वो क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। इस मेकिंग पास्टल लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, जिसकी वजह से जो जो लैंड है वो एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। सो आपको क्लियर हो गया कि मतलब जो प्रेरीज में जो लोकल विंड पाया जाता है वो कौन सा विंड है, तो वो चिनूक है। ओके, सो नेक्स्ट आप यहाँ के पीपुल जो हैं वो क्या करते हैं, तो इस रीजन के जो पीपुल है ना आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। दे हैव सक्सेसफुली harnessed technology to utilize their rich natural resources. Two of the most development countries in the world, the USA और कनाडा, are located in this region. यानी इस एरिया में पाए जाने वाले जो वर्ल्ड के फेमस दो बहुत ही फेमस जो कंट्री हैं वो इस एरिया में पाई जाती हैं जो बहुत ही डेवलप हैं, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यहाँ पे कल्टीवेशन में साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर्स का, हार्वेस्टर्स का, कंबाइंस का, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। एंड नॉर्थ अमेरिका सप्लाइज फॉर फूड प्रोड्यूसर, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका इस एरिया में आने वाला उसको फूड प्रोड्यूसर माना जाता है। द प्रेरीज आर आल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, और प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन ना बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो वीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ह्यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन, यानी वीट प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। डेयरी फार्मिंग की भी बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। और लार्ज मिनरल्स डिपोजिशन, प्रैक्टिकली कोल एंड आयरन आर एंड ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवे, कैनल्स इन दिस रीजन हैव मेड इन द मोस्ट इंडस्ट्रीज रीजन इन द वर्ल्ड। इसीलिए यानी कि यहाँ पे कोल और आयरन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ का जो नेटवर्क्स है, जो रोड गुड मतलब जो रोड मतलब कहिए कि गुड नेटवर्क्स ऑफ रोड, रेलवे, कैनल्स, यानी जो भी यहाँ पे है ना वो सारी चीज़ें वेल डेवलप हैं। और इसलिए इंडस्ट्रीज रीजन, इस रीजन को इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन भी कहा जाता है इस पूरे वर्ल्ड का। ओके, सो आपकी जो ये चैप्टर है टेम्परेट ग्रासलैंड, वो इसमें जो आपका जो फर्स्ट था प्रेयरीज मैंने आज कंप्लीट कर दिया। आप सभी लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड के लोगों का कैसा लाइफ होता है, वहाँ के पीपुल कैसे होते हैं, कैसे हार्ड वर्किंग करते हैं, और काफ़ी इंडस्ट्रीज एरिया मानी जाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ का जो मतलब सोइल जो है वही फर्टाइल है, और प्रोडक्शन भी यहाँ वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वर्ल्ड ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी इस एरिया को कहा जाता है। सो जितना मैंने आपको बताया आप वो टोटल पढ़ेंगे, याद करेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।